आज हम फिर से इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मॉर्ले जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, और मिंटो, लॉर्ड मिंटो, ये कौन था? ये वाइसरॉय था इंडिया का। ठीक है, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं इस एक्ट को। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस अधिनियम का वो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दे दिया गया था। ठीक है, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और उनकी संख्यात्मक ताकत के से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग जो थी उसको मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, यानी कि एक तो कहा गया था कि उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले, साथ ही साथ उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। अब हम कई बार ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आज इंडिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, एक कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन लड़ने के लिए और हम उसे वोट देने जाते हैं, तो चाहे वो हिंदू कैंडिडेट हो या मुस्लिम कैंडिडेट हो, और वोट देने वाले चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, हम सारे ही कैंडिडेट्स, हम सारे ही वोटर्स उस कैंडिडेट के लिए वोट करने जाते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स में एक भावना थी डिवाइड एंड रूल करने की, तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि जब मुस्लिम खड़ा होगा उसको एक मुस्लिम ही वोट दे सकेगा, उसका इलेक्टोरेट ही बिल्कुल अलग बढ़ा दिया था। जहाँ से मुस्लिम खड़ा है वहाँ से मुस्लिम ही उसको वोट देंगे, जहाँ से हिंदू खड़ा है वहाँ से उसको हिंदू के वोट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये एक अलग निर्वाचन मंडल की इंट्रोडक्शन हुई थी। तो पहले मुस्लिम्स को इस एक्ट के थ्रू दिया गया था और बाद में इसको बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, और हम लास्ट में देखेंगे कि फिर इसको SC STs को भी देने की बात चली थी, पर गांधी जी ने इसके अगेंस्ट काफ़ी काम किया और बाद में ये SC ST के लिए तो नहीं हो पाया था, लेकिन मुस्लिम्स के लिए इन्होंने कर दिया था। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में आकार में काफ़ी वृद्धि की थी। तो ये हम देखते जा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स को इंक्लूड किया जा रहा है, मेंबर्स की नंबर हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें आगे भी एक्ट्स जितने भी आएंगे उसमें मेंबर्स को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने पहले पढ़ा था कि लॉ मेंबर एक इंक्लूड किया गया था 1813 में, जिसको कि फुल मेंबर 1833 में बनाया था। पहला मैकॉले था लॉ मेंबर। उसी लॉ मेंबर में पहली बार एक इंडियन को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन को वो पोजीशन दी गई थी और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को। ठीक है, तो वायसरॉय गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में के साथ भारतीयों के जुड़ाव के लिए पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, विधि सदस्य वही लॉ मेंबर के रूप में उन्हें बनाया गया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका एक और हो जाता है, ये वाला पहला एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की थी, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेंबर्स इंक्रीज़ किए गए थे, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, एक लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया था,
इसके साथ में एक और पॉइंट याद रखें कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अब जो भी प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, मतलब कि प्रोविंशियल मतलब स्थानीय निकाय में, वहाँ पे भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड करने लगे थे। अब पहले वो सिर्फ सेंट्रल में होता था, अब प्रांतीय काउंसिल परिषदों में भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड करने जाने लगे थे। फिर अगला है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। जो मॉन्टेगू जो थे वो SOS यानी कि स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे SOS, और मॉन्टफोर्ड जो थे वो वाइस रॉय थे। कैसे याद रहेगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे? सबसे पहले तो जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था, सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था, तो जो कि पहले ओपन बनाया गया था 1853 में, वो ओपन तो किया गया था इंडियंस के लिए भी, लेकिन उसका एग्ज़ाम लंदन में होता था। अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है और उसको एग्ज़ाम देना था तो वो लंदन जा कर के ही दे सकता था। तो 1919 में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को इंडिया में करने का भी एक नियम लाया गया था कि अब वो एग्ज़ाम इंडिया में भी कराया जा सकता है। इसके साथ में सिख, ईसाई, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन को भी अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट पहले तो मुस्लिम्स को दिए गए थे, अब सिख, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी दे दिए गए थे। तो यहाँ पे ये सेपरेट इलेक्टोरेट का दायरा और बढ़ाया गया था। इसी को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो हमने पढ़ा था ना कि डिसेंट्रलाइजेशन जो हो रहा था, विकेंद्रीकरण जो हो रहा था, वो यहाँ पे भी देखा जा रहा था कि केंद्र में अब बजट अलग होगा और राज्यों के लिए बजट अलग होगा। जैसे आजकल होता है वैसा यहाँ से ये कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी। और एक बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, और दोनों के ही फंक्शंस कुछ ना कुछ अलग होते हैं। वो चीज़ इंट्रोड्यूस कहाँ से शुरुआत की गई थी? वो 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। जिसको कि द्विशासन प्रणाली कहते हैं। सॉरी, द्विशासन प्रणाली तो डायरैर्की को कहते हैं, डायरैर्की, ठीक है। तो वो क्या होता था कि जो भी प्रशासनिक विषय होते थे उनको दो भागों में बांट किया जाता था, जो कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड होते थे। मतलब हस्तांतरित और आरक्षित, इन दो लिस्ट में जो भी प्रशासनिक विषय होते थे उनको बांट दिया जाता था। तो हस्तांतरित विषयों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था, और आरक्षित विषयों में विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना, मतलब नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। राज्यपाल उसको खुद से भी लागू कर सकता था, उसके लिए उसे काउंसिल की सहमति की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। डायरैर्की कहते थे, द्वैत शासन के रूप में जाना जाता था। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है कि पहले तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स इनके लिए भी आया था, फिर बाइकैमरलिज्म था, उसके साथ में यहाँ पे द्विशासन प्रणाली, डायरैर्की का इंट्रोडक्शन हुआ था। बजट
बजट अलग अलग कर दिया था, सेंट्रल और स्टेट्स के लिए अलग अलग बजट था। और इसमें एक पॉइंट और है, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये 1919 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि घुमा फिरा के कई बारी 1909 और 1919 के बीच में कंफ्यूजन बना करके पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ज़रूर एक बार देख के जा सकते हैं।